नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम जिनसे दरअसल आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम अपने आप में बहुत बड़ा है। जब भी उनका नाम जुबां पर आता है तो उनका पूरा का पूरा इतिहास सबकी जुबां पर आ जाता है, सबके जहन में आ जाता है। हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी को। साक्षी महाराज एक ऐसा नाम है, एक ऐसा अपने आप में बड़ा कद रखते हैं जिनको दुनिया जानती है, और देश में भी हर किसी की जुबां पर इनका नाम ना हो या कभी ना आया हो ऐसा हो नहीं सकता। कई बार के सांसद हैं और अपना एक राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। आम तौर पर अपनी बयानबाजियों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। साक्षी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद पूजा जी। स्वस्थ हैं? कोरोना काल में बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और भगवान करे स्वस्थ रहें आप लगातार। ईश्वर की कृपा है, मैं स्वस्थ हूँ और राष्ट्र के स्वास्थ्य की भगवान से कामना करता हूँ। अच्छा, राष्ट्र के स्वास्थ्य की बात तो ठीक है, लेकिन आपकी बातें कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब कर देती हैं। ये आम तौर पर ये जो आपके बयानों का विवादों से नाता है, या यूं कह लीजिए कि आप जो कहते हैं वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? पूजा जी, मैं हर बात निर्विवादित कहता हूँ, राष्ट्र हित में कहता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो पता नहीं मीडिया वाले क्यों से विवादित कह देते हैं, लेकिन अंततोगत्वा बहस होती है और मैं जो कहता हूँ वो सच पाया जाता है। अभी हाल ही में आप बयान सामने आया जिसमें आपने कहा कि अल्पसंख्यकों का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए। क्या मायने हैं इसके? अल्पसंख्यकों के दर्जे का मामला नहीं है। अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं। मैंने उन सबके अल्पसंख्यक के दर्जे को ख़त्म करने की बात नहीं की। मैंने कहा कि देश का जब बंटवारा हुआ, अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल को फांसी लगी थी, तो उसी में अशफाक उल्लाह साहब को भी फांसी लगी थी। तो आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ा था। लेकिन जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कुर्सी के लिए करवा दिया। कौन जिम्मेदार हैं? आप भी जानती हैं, सारा देश जानता है, मैं भी जानता हूं। अगर मैं नाम लूंगा तो बात विवादित हो जाएगी। तो कुर्सी के लिए देश का बंटवारा कराया गया, और एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो अली मोहम्मद जिन्ना के जिद पर उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया। पाकिस्तान जब बना उस समय लगभग 5 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में थे, 2 करोड़ मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने कहा नहीं, हमारे बाप दादा की ज़मीन है, हम हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। हम उनका वेलकम करते हैं, हृदय स्वागत करते हैं, जिन 2 करोड़ लोगों ने ये तय किया कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। अल्पसंख्यक थे उस समय, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिली। इसका हम सरकार का, भारत सरकार का, पिछली सरकारों का हृदय स्वागत करते हैं। लेकिन आज पूजा जी, पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ है, उसमें से 95% मुस्लिम हैं, 5% अदर्स हैं, और आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 32 करोड़ है। हर बड़ा मुस्लिम नेता इस बात को कह रहा है। तो 2 करोड़ से 32 करोड़ हो गए। हमारे छोटे भाई हैं, अब उनको अल्पसंख्यक दर्जे की आवश्यकता नहीं है, मिलना भी नहीं चाहिए। अब तो हम दोनों को मिलकर के देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि जब 32 करोड़ हैं, मैंने प्रश्न यहूदी पर नहीं उठाया, मैंने बौद्धों पर नहीं उठाया, मैंने सिखों पर नहीं उठाया, मैंने जैनियों पर नहीं उठाया। जो लोग 2 करोड़ से 32 करोड़ हो गए, उनको स्वयं ही कह देना चाहिए अब हमारा अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दीजिए। हम अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं, हम भारत के हिंदू के छोटे भाई हैं और बहुत बड़ी संख्या हमारी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से हैं, और इसीलिए कुछ लोगों के पेट में आपके बयानों को लेकर दर्द होता है? नहीं, देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक जो कांग्रेस सत्ता में थी, उसने हमारे मुस्लिम भाइयों को केवल वोट बैंक ही माना, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहकाते रहे इस वोट बैंक को कि बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी को रोको। हम तो लहसुन प्याज भी खाने वाले नहीं हैं, मुसलमान को कैसे खाएंगे? लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी का परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान भर में हिंदू के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में मोदी जी के साथ जुड़ा, भाजपा सरकार के साथ जुड़ा। आपको आश्चर्य होगा, मैं इतना बोलता हूँ उसके बाद भी मेरे उन्नाव में कई बूथों पर मुसलमानों ने 80 से 85% तक वोट मुझे दिया है। मुस्लिम मेरे बहुत भक्त हैं,
तो मैं तो इतना कहता हूं कि जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगती है उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे। ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। जो मेरे साथ आ जाता है, बैठ लेता है, वो मेरा ही हो जाता है। कितना ही इस्लाम का कट्टरवादी हो, लेकिन जो मेरे साथ थोड़ी देर बैठेगा, बातचीत करेगा, तो समझ में आएगा साक्षी महाराज सही रास्ते पर है। आप इस्लाम के कट्टरवादी भी हैं, आपने कहा कि इस्लाम से कट्टरवादी भी हैं, और दूसरा आपने कहा कि वो आपके साथ बैठ जाएं तो सब कुछ आपकी बात को समझ भी जाते हैं, आपकी मन की बात को समझ जाते हैं। और दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी बातों के ज़रिए बीजेपी अपना एजेंडा पूरा कराती है। नहीं, मैं बीजेपी का बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र वक्ता हूँ, मैं एक धर्माचार्य हूँ। और जो बात मैं कहता हूँ वो डंके की चोट कहता हूँ, सही कहता हूँ। मैंने जब जनसंख्या का प्रश्न उठाया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इंगित किया कभी बम ब्लास्ट हो सकता है, ये जनसंख्या कम होनी चाहिए। एक चैनल ने बड़ा मुहिम चलाई, हम दो हमारे दो सबके दो, और लोगों को राष्ट्र हित के लिए दलगत राजनीति को छोड़ करके, जातिगत विद्वेष को छोड़ करके, पार्टी के स्वार्थों को छोड़ करके राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। जो काम असंभव थे मोदी जी ने कर दिए। जिस कश्मीर के लिए कहते थे मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 को छू नहीं सकता, क्या हुआ फारूक अब्दुल्ला साहब का? पत्ता तक नहीं हिला, वो खून की नदियां बहा रहे थे, एक कतरा नहीं गिरा। और 500 साल का अयोध्या का मुद्दा, तो केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया और उसे वोट बैंक समझा। जब से माननीय मोदी जी आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को भी अपने परिवार का अंग समझा। इसलिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हमने मुसलमानों का विश्वास जीता है, इसलिए सब जगह हमारी सरकार बनती चली जा रही है। इसलिए मुसलमानों का भी मोदी जी के प्रति, अमित शाह के प्रति और मुझ जैसे सन्यासी के प्रति जो मोहब्बत है, स्नेह है, वो इसी बात का प्रतीक है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए ये तो ठीक है महाराज जी, लेकिन एक और सवाल ये है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि इन ये जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप तो खुद सिस्टम का हिस्सा हैं। जब आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो फिर मीडिया के समक्ष ये बात रखकर जनता के बीच ये बात पहुंचाने की बजाय अगर सरकार के कानों तक पहुंचाए तो उस प्लेटफॉर्म पर जल्दी से काम हो सकता है। ये सब बहस का विषय है। आपको याद होगा हम लोगों ने एक मुद्दा और उठाया था कि जो लोग आर्थिक आधार पर मजबूत हैं ऐसे लोगों को आरक्षण त्याग देना चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी ने एक अपील की थी सब्सिडी के मामले में कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है उनको स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। तो लोगों को अपील वो घर कर गई और लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। ऐसे ही हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि जो ओबीसी के लोग हैं, दलित लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं, ऐसे लोगों को ये आरक्षण का लोभ लालच छोड़ देना चाहिए। तो मैं करबद्ध निवेदन आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से करना चाहता हूँ। वो मानते भी हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, घर हमारा है, और आज 32 करोड़ हैं, हिंदुओं के छोटे भाई हैं, तो अल्पसंख्यक दर्जा उनको स्वयं त्याग देना चाहिए। और नहीं तो जो आपने प्रश्न किया कि आप तो सत्ता के अंग हैं, तो हम सत्ता से बात करेंगे, की है बात। और ये बहस के लिए मुद्दा छोड़ा है, ये बहस मीडिया में भी हो, ये राजनेता में भी हो, राजनीतिक पार्टियों में भी हो, और फिर ये प्रस्ताव लोकसभा में आए, वहाँ भी बहस हो, राज्यसभा में भी बहस हो, तो राष्ट्र का लाभ होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, सांसद होने के नाते प्राइवेट बिल का ऑप्शन आपके पास में है, उस पर काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने मुद्दा उठाया है, मैं लाऊंगा, कोई लाएगा, जरूर लाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्राइवेट बिल नहीं आए। लेकिन आप जब बयान दे सकते हैं तो साक्षी महाराज उतना दम भी रखते हैं और इतनी ताकत भी रखते हैं, जिनकी बातों का असर इतना ज्यादा होता है, तो फिर जाहिर सी बात है सरकार को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए। अपने मित्रों से, सहयोगियों से, मेरी विचारधारा के लोग हैं राज्यसभा लोकसभा में, उनसे बात करूंगा। और ये बहुत आवश्यक है कि ये बिल लाया जाए, सरकार लाए, प्राइवेट बिल लाए, जो भी हो। पर प्राइवेट बिल लाने का चर्चा तो हो जाती है, बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है, पर जब सरकार की तरफ से बिल आता है तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस पर बहस होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक और सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि जिस तरीके से अभी आपके बयान हैं,
इन बयानों के आधार पर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि पोलराइजेशन का जिम्मा आपके कंधों पर छोड़ रखा है, और बीजेपी कहती है कि विपक्ष पोलराइज कर रहा है, क्योंकि अब चुनाव है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आप में देश के चुनाव जितना मायने रखता है। तो क्या ये जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर आप जवाब नहीं देना चाहेंगे? पूजा जी, विपक्ष की स्थिति तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी हो गई है। मोदी जी ने विकास का कोई मामला छोड़ा नहीं, सबका दिल जीतने का काम किया है, और जो सारा देश आज मोदी में हो गया है। अगर मैं ये कहूँ राम में हो गया तो लगेगा कि सांप्रदायिकता की साक्षी महाराज बात कर रहे हैं। मोदी में हो गया है। मोदी राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, खानदान के लिए राजनीति करते हैं, पार्टी के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। हमारे मोदी जी राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं, और राष्ट्र में जो रहते हैं वो हमारे लिए वंदनीय, अभिनंदनीय, पूजनीय, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं। परंतु हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खा के, इसकी सरजमी में रह के जब कोई पाकिस्तान का गीत गाता है, जब कोई मोदी को गाली देता है, जब भारत माता के टुकड़े की बात करता है, तो मुझे लगता है मुझे तो अच्छा लगेगा ही नहीं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए उन चुनिंदा लोगों के खिलाफ में बोलना तो ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप मुस्लिम महिलाओं के लिए जब आप बयान देते हैं, या फिर जब आप ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का दर्जा उनसे अब हट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये तो पूरे वर्ग की बात हो गई। जो इस तरह की नारेबाजी करते हैं वो तो कुछ चुनिंदा लोग हैं। नहीं, जो इस प्रकार की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं। चीन से, पाकिस्तान से, बाहरी दुश्मनों से उतना खतरा देश को नहीं है जितना खतरा आस्तीन के सांपों से है। कौन है वो आस्तीन के सांप? अरे अगर जयचंद न होता तो क्या देश गुलाम होता? वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में जाके ये कहते हैं कि मोदी को हटाइए? वो कौन लोग हैं? क्या हम इनका सहायता लेकर के फिर हम चीन की सहयोग लेकर के फिर धारा 370 बहाल कराएंगे? ये हिंदुस्तान के लोग हैं क्या? ये आस्तीन के सांप नहीं है क्या? आखिरकार वो लोग चाहते क्या हैं? वो पाकिस्तान में जाकर के और प्रेरण करते हैं कि आप मोदी को हटाइए, और उनसे कहते हैं क्या चीन हमारा सहयोग करेगा, चीन के सहयोग से हम धारा 370 हटा देंगे। तो ये देश के लोग हैं, इन्हें देश में रहने का अधिकार है, इन्हें राजनीति करने का अधिकार है। ऐसे लोगों का तो पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों का भी बहिष्कार होना चाहिए। वो कौन से ऐसे लोग हैं? सत्ता पर आप काबिज हैं, ऐसे लोगों को चाहे तो निकाल कर चुन कर सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, चाहे तो देश निकाला भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पूरे वर्ग को टारगेट करने के आरोप आप पर लगते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, परंतु मोदी जी बहुत सहनशील हैं। जैसे हमारी धरती माँ सब कुछ सहन करती है, मोदी जी सहनशील है, साक्षी महाराज जी सहनशील नहीं है क्या? उतने सहनशील नहीं है, मोदी जी बहुत सहनशील है। मुझे स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं है कि मोदी जी के पाँव के धोवन के बराबर मैं नहीं हूँ, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ, पर कई मामलों में वो कितनी सहनशीलता सरकार दिखाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ विजयवर्गीय के साथ में, जो कुछ हुआ नड्डा के साथ में, जो कुछ हुआ अमित शाह जी के साथ में, और सबको बर्दाश्त कर गए। साक्षी महाराज तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये सरकार चला रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो मोदी को मारने की बात करते हैं, मोदी को हटाने की बात करते हैं, चीन का सहयोग लेकर के हमारे दुश्मन देश से मिलकर के धारा 370 को हटाने का बात करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब मोदी जी एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उससे भी हमारी विनम्रता से आग्रह है कि जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी ये जो हमारी संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी जिम्मेदारी है। ये जो आपका बयान था अभी हाल ही में, मैं हाल ही के बयान का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इस पूरे बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा ये कह दीजिए कि आग सुलगा दी है आपके इस बयान ने कि अल्पसंख्यकों का दर्जा उनसे छीन लेना चाहिए या उनका वो दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात कहकर ये उत्तर प्रदेश की पोलराइजेशन की ओर तो कदम नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश की पोलराइजेशन की तरफ मैडम कदम कदम ही नहीं है। मैं जब ये कह रहा हूँ, देश के विभाजन के समय 2 करोड़ मुसलमान था, उनको अल्पसंख्यक दर्जा मिला, हमने स्वागत किया, सारे दिन स्वागत किया, आज किसी ने चिंता नहीं की। मैंने तो स्वयं अपने बैठते बैठते देखा कि अरे पाकिस्तान में केवल 20 करोड़, हिंदुस्तान में 32 करोड़, ये हो क्या रहा है? उसके बाद भी यहाँ अल्पसंख्यक। तो मुझे लगा देश के साथ अन्याय हो रहा है, बहुसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है। हम टैक्स दे रहे हैं मैडम, हम टैक्स दे रहे हैं और खा रहे हैं, वो ये कैसे चलेगा? एक सवाल मेरा ये है कि ये जो बढ़ती संख्या ये प्रोजेक्टेड है क्या? ये सब कुछ साजिश है?
नहीं, बिल्कुल बढ़ती हुई संख्या साजिश है, देश को बर्बाद करने के, देश के टुकड़े करने की एक साजिश है। इसलिए मेरा मानना यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है कि भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बिल लाना चाहिए, और फिर हम हों, हम दो, हमारे दो, सबके दो, या इससे भी कड़ा कोई कानून बन सकता हो तो कानून बनना चाहिए। देश की सीमाएं सिकुड़ती चली जा रही हैं, जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है, तो जनसंख्या भारत में कभी भी विस्फोट का रूप धारण कर सकती है। अब इसी से आप देख लीजिए, आज से 70 साल पहले 2 करोड़ थे, आज 70 करोड़ हो गए। कौन प्रोजेक्ट कर रहा है इसको? अगले 70 साल में इस कितने तरीके से ये बढ़ती जो जनसंख्या है, इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, बाहरी ताकतें जिम्मेदार है? यहाँ पर जो हमारा तबका है, इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके से साजिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को जागृत करने की भी आवश्यकता है, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। आजकल हम जब जाने लगे हैं गांव देहात में, वहाँ बेशक मुस्लिम संख्या का एक व्यक्ति भी न हो, तो हम वहाँ बताने का प्रयास करते हैं, भैया प्रधान का चुनाव लड़ना है, जिला पंचायत चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, तो हम लोग कानून लेने वाले हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जरा अभी से फुल स्टॉप लगाइए, अभी से विराम लगाइए, आगे की तैयारी करिए। तो केवल हम मुसलमानों से ये बात नहीं करें, मुसलमानों से हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन देश में जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आम अपने लोगों में कहना शुरू कर दिया, और अच्छी बात है ये। केवल बिल्ली और कुत्ते के बच्चों की तरह पैदा कर देना, सड़क पर छोड़ देना, ये बहादुरी नहीं, ईमानदारी नहीं है। जो बच्चे हम पैदा करते हैं, चाणक्य ने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उन बच्चों को व्यवस्थित करना, उनकी आजीविका का साधन करना, उनको मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ देना, उनको हथौड़ा नहीं दे देना, उनको पंचर जोड़ने के लिए नहीं छोड़ देना। वो भी IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, अपना अच्छा जीवन यापन करें। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और सरकार का यही इरादा है, और सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। मैं किसी प्रकार का कोई विभाजन करने की कभी सोचता नहीं हूँ, जो और मुझसे कोई कहता नहीं है, मेरे दिल दिमाग में जो आता है मैं वही बोलता हूँ। अच्छा, अभी इन दिनों किसान आंदोलन बहुत जोरों पर है, और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि गांव-गांव जाकर ये जो पूरा कानून है, इसमें जो कमियां हैं वो गिनाएंगे। एक तरफ सरकार चौपाल लगाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, गांव-गांव जाकर हर किसान तक बात पहुंचाने की बात, दूसरी तरफ विपक्ष भी लामबंद हो गया है। ये किसानों को, समाज को बरगलाने का विरोधी जितनी पार्टियां हैं, वो एक षड्यंत्र रच रही हैं। वो अब गांव-गांव जाकर के अपनी बात से अवगत कराएंगे। लोकसभा में चर्चा हुई थी, तब शाम सूख गया था क्या? राज्यसभा में चर्चा हुई थी, आप बड़ी संख्या थी, वहाँ क्या हो गया था? ये तो लोकसभा में चर्चा होने के बाद, राज्यसभा में चर्चा होने का तब बिल पास हुआ। और अगर आपको लगा कि बिल हमने दादागिरी से पास कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट किसके लिए था? आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। अब खाम खां इतना बढ़िया बिल जो किसानों के हित का बिल है, मोदी जैसा किसानों का भाग्य विधाता भूतो न भविष्यति। किसानों ने किसान सम्मान निधि मांगी नहीं थी 6000, ये मोदी जी के दिल और दिमाग की बात थी कि सांसद निधि है, विधायक निधि है, सबका सम्मान है। तो भारत की आत्मा किसान है, किसानों का भी सम्मान होना चाहिए। तो 6000 रुपये साल ये किसानों की किसान सम्मान निधि का सृजन माननीय मोदी जी ने किया। और जब ये 6000 रुपये या 2000 रुपये पहुँचते हैं 2000 रुपया करके गाँव में, तो वहाँ लोग नाचते हैं, आ गए 2000 रुपये, आ गए। तो ये जो हो गया सारे देश में, सड़कों पर जो गुस्सा है, जो यहाँ पर जो गुस्सा दिखा कर यहाँ पर भी वो नाच रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ में, इसका क्या, ये कौन लोग हैं? मैडम, यहाँ केवल प्रायोजित लोग हैं। मतलब यही किसान और कोई किसान नहीं है। मैं अभी कर्नाटक होके आया हूँ, मैं तमिलनाडु होके आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं अभी उत्तराखंड होके आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है। मैं हरियाणा होके आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है। एक ही लोग आ रहे हैं सीधे पिकनिक मनाने के लिए पंजाब से, और सिंधु बॉर्डर पर सारी दिशाएं यूपी की खुली, दिल्ली की खुली हुई हैं। एक जो जगह वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये प्रायोजित कार्यक्रम है, और सीधे साधे किसानों के कंधे पे धर के कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं ये पूरी आत्मा से कह सकता हूं, पिछला बिल तो के मोदी जी ने किसानों के हित में ही प्रस्तुत किया था। अगर किसानों के हितैषी मोदी जी बीजेपी नहीं है, तो हिंदुस्तान में किसानों का हितैषी कोई नहीं हो सकता। अगर यही किसानों के हितैषी थे, तो अब तक 65 साल तक किसान आत्महत्याएं क्यों करता रहा, काहे को मरता रहा? आपने किसानों का हित क्यों नहीं किया? हमको तो अभी 6-7 साल आए सत्ता में आए हुए, और हम किसान की किस्मत बदलना चाहते हैं, उसकी आय को दोगुना करना चाहते हैं, उसका भाग्य बदलना चाहते हैं।
इनको अच्छा नहीं लग रहा अगर किसान संपन्न हो गया तो इनके वोटों की रोटियां कैसे सेकेंगे, इसलिए किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर है उत्तर प्रदेश में, और जब जब चुनाव आता है तब तब आपके जो बयान हैं, या ये कह लीजिए कि जो आपके तीखे बोल हैं, वो और ज़्यादा तीखे हो जाते हैं और बहुत ही ज़ोरों के साथ में आते हैं। तो अब अगला बयान जो आपके जहन में या दिल में जो आपके ख्याल आने वाला है वो क्या होगा अब? पूजा जी, अब मैं, भगवान ने पता नहीं कौन से सांचे से बनाया है, बचपन से ही ऐसा ही बोलता रहा हूँ। जब राजनीति में नहीं था तब भी यही बोल रहा था, राजनीति में आएगा तब भी बोल रहा हूँ। मैं तीखा नहीं बोलता, पर सच कड़वा होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तीखा लोगों को लगता है, बहस होती है, मुझे विवादित कह देते हैं, और कई लोग तो विभिन्न पार्टियों को विरोध करने वाले अकेले में कहते हैं रास्ता तो यही है, ठीक कह रहे हैं। मतलब वो समझ में नहीं आता। अब वो राजनीति करने के लिए विरोध तो करना ही पड़ेगा कुछ लोगों को, तो उनका स्वभाव, उनका धर्म है ये। राजनीति में रह के अगर विरोध नहीं करेंगे, विरोध की राजनीति करके विपक्ष में रह के, तो उन्हें कौन मानेगा। तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले राष्ट्र की चिंता करती है, फिर राष्ट्र की जनता की चिंता करती है, बाद में पार्टी की चिंता करती है, और फिर पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी की चिंता तो बहुत बाद में करती है। सबसे लास्ट में हम लोग हैं, और अन्य पार्टियों में पहले परिवार है। पत्रा न बही और सोनिया जो कुछ कहें सो सही। अच्छा, होता क्या है आमतौर पर जैसे ही चुनाव अब करीब हैं तो ये भी देखा जाता है कि साक्षी महाराज के बयान तो ज़ोरों पर होंगे ही, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो इनके बयान बार बार आ रहे हैं, दरअसल ये एक सीक्वेंस में है। तो ऐसा भी कुछ रहता है क्या? कुछ सीक्वेंस भी रहता है? ऐसा नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है? कि ये सच नहीं है कि देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में की आबादी 2 करोड़ थी? क्या ये सच नहीं है कि आज 32 करोड़ हो गए? तो क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये अल्पसंख्यक वाला दर्जा हटना चाहिए? क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनसंख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, ज़मीन घटती चली जा रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए? और साक्षी महाराज कहेंगे 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे तो विवादित हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये 4 बीवी 40 बच्चे, बहु विवाह और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को पैदा करना, अब इस पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है देश को बचाने के लिए। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप तो फिर भी कट्टरवादी हैं। मैं उस वर्ग का नाम नहीं लूंगी क्योंकि लोग जो सुन रहे होंगे, ये हो सकता है कि मेरे लिए भी बाधित हो जाए, लोग मुझे भी सवालों के घेरे में ले लें। तो क्योंकि आपने जिक्र किया कि आप कट्टरवादी हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता थे जो कट्टरवादी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को सॉफ्ट कर लिया। तो साक्षी महाराज का दिल क्यों नहीं पिघलता? आप सॉफ्ट क्यों नहीं होते? मैं कतई कट्टरवादी नहीं हूँ, मैं बहुत उदारवादी हूँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि साक्षी महाराज क्या बोल रहे हैं, विवादित बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तभी तो मैंने वो शेर सुनाया था कि मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। तो दूर से मुझे सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें लगता है कि मैं कुछ और हूँ, और जब मेरे पास बैठते हैं तो मोहब्बत के अलावा उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप भी विकास की बात करेंगे, या फिर जो आपने, अब जैसे आपने जिक्र किया कि आपको लोग कान में आकर कह जाते हैं कि तरीका तो यही है, तो साक्षी महाराज का तरीका यही रहेगा या फिर चुनाव के दौरान? चुनाव में मैडम, मोदी और यूपी में योगी ने विकास किया है, हमें कोई मुद्दा उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में जितने वायदे किए थे उससे दूने वायदे तो पूरे कर दिए। तो मोदी जी ने, योगी ने जो विकास की गंगा बह रखी है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की जनता ही मोदी में हो गई। आपको आश्चर्य होगा। वैसे आपके बयानों का कितना फर्क पड़ता है लोगों के जहन पर, जब आप इस तरह के बयान कहते हैं, जब आप कहते हैं कि 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, या जब आप कहते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए, तो लोगों के दिलों पर क्या गुजरती है? मैं कुछ समझ किसी पाते पर हैं? असर डालने के लिए नहीं बोलता हूँ। ये तो लोगों से पूछा जा सकता है, कोई असर पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं एक आपको असर ना पड़ता होता तो साक्षी महाराज भी कुछ ना कहते होते लोगों से। मैडम, एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले हमारे उन्नाव से एक श्रीकांत तिवारी का फ़ोन आया, कुडीना नाम के गाँव से। उन्होंने कोई काम बताया। मैंने कहा भैया मैं दिल्ली में हूँ, आपके नाम के श्रीकांत अभी विधायक बने हैं बांगरमऊ से, उनके पास चले जाना, काम हो जाएगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरा काम हो न हो। हमने कहा आपने वोट नहीं दिए? बोले कतई वोट नहीं दिया, ना श्रीकांत को वोट नहीं दिया, ना आपको वोट दिया, हमने मोदी को वोट दिया है, मोदी को। और जब तक जिएंगे तब तक मोदी को वोट देते रहेंगे, हमारा कोई काम हो या ना हो। इस तरह से लोग मोदी के फैन हैं, काम हो या ना हो।
लेकिन जब तक जान में जान है तब तक मोदी के साथ खड़े दिखाई देंगे, मोदी को वोट देंगे। और आपके फैन लोग क्यों हैं आपके बयानों के अब चलते? ये तो मेरे जो फैन है उनसे पूछा जा सकता है मेरे फैन क्यों हैं। मैं तो ऐसा कोई काम करता नहीं कि मैं फैन बनाऊं। महात्मा आदमी हूं, असंग रहता हूं, निसंग रहता हूं, लेकिन ठीक है, राष्ट्र के रास्ते पर चलता हूं, जो उचित लगता है वही कहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। ये थे साक्षी महाराज हमारे साथ में, जिनका अब भी वही बेबाक तरीका है जो आम तौर पर आप उनके बयानों में सुनते हैं। जब हमसे बातचीत की तब भी खुलकर कह रहे हैं कि मैं तो जैसे कहता रहा हूं वैसे ही कहता रहूंगा। नमस्कार।